He goes down the pitch again. There's a huge appeal. Goal! Oh, he can celebrate now. He must have been rehearsing this for a long, long time. Sarfaraz with his fourth Test match 100. The trophy once again belongs to Pakistan. Sarfaraz takes the counter, it's all over. Pakistan win. सरफराज अहमद, जिन्हें ऐसी टीम मिली जो वनडे रैंकिंग में 8वें नंबर पर थी और वो इस टीम के साथ भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। सरफराज ने पाकिस्तान को T20 में वर्ल्ड नंबर 1 बनाया। 1-2 नहीं, मुसलसल 11 सीरीज जितवाई और फिर उन्हें रातों रात टीम से बाहर कर दिया गया। सरफराज धोखा नहीं देता, लेकिन उसके साथ हमेशा धोखा होता रहा। शुरू से ही उसे मुश्किल हालात में फंसाया गया, शायद इसलिए कि वो हिम्मत हार जाए, नाकाम हो जाए, लेकिन वो हर मुश्किल में खड़ा रहा, खुद को साबित करता रहा। इसीलिए आज भी दिलों पर उसी का राज है। वो दिलों का कप्तान है, वो सरफराज अहमद है। एक मिनट। एक तरफ सरफराज दिलों का कप्तान है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो एक नजर नहीं भाता। ये सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये ब्रांड नहीं बन सकता, इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ये वैसा दिखता नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे अच्छा नहीं लगता, ये टिकटॉक पे अच्छा नहीं लगता। एक तरफ लोग उसे पाकिस्तान के बेस्ट कैप्टन्स में शुमार करते हैं, तो दूसरी तरफ वो भी हैं जो कहते हैं सरफराज की टीम में तो जगह ही नहीं बनती। टीम को कैप्टन नहीं करना होता है, बैटिंग भी करनी होती है, और वो अच्छा खासा बैट्समैन होने के बावजूद अपने आप को डिमोट उसने कर लिया। एक तरफ ये सवाल कि क्या सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाना पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर था, तो दूसरी तरफ ये कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी भी था। सिर्फ सिस्टम को इसके लिए मोरद इल्ज़ाम ठहराना भी दुरुस्त नहीं है, सरफराज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल। सरफराज एज अ कैप्टन जो एबिलिटी रखता था और एज अ प्लेयर जो एबिलिटी रखता था, उसने उसको लेवल अप नहीं किया बाय द टाइम, उसने उसको इवॉल्व नहीं किया बाय द टाइम। मेरे ख्याल से अगर वो इवॉल्व भी करता रहता तो सिस्टम उसका इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कुछ लोग इसे बहादुर कप्तान कहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बुज़दिल कप्तान कहते हैं। सरफराज बहरहाल एक स्पाइनलेस कैप्टन नहीं है, ही हैज अ स्पाइन टू टेक हिज ओन डिसीजन। उसने अपने आप को जो बैक बर्नर पे रख दिया, उसकी वजह से लोगों को ये लगा कि वो एक बुज़दिल कप्तान बनता जा रहा है या वो सामने से फाइट नहीं करता। और आखिर में सबसे बड़ी और अहम बात, कहीं सरफराज अहमद कराची और लाहौर की राइवलरी में तो नहीं फंस गए। फर्जंदाने अर्ज़ वतन का एक खुसूसी सलूक जो कराची के लिए होता है, उसकी वजह से आधी ज़िंदगी तो ये साबित करने में लग जाती है कि दैट ही बिलोंग्स टू द प्लेस। सवालात बहुत सारे हैं, कोशिश करेंगे कि सरफराज की ज़िंदगी के साथ साथ इन सवालों के जवाबात भी दें। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ चलिए सरफराज अहमद की ज़िंदगी में। सरफराज अहमद 22 मई 1987 को कराची में पैदा हुए। घर के बिल्कुल करीब गौसुल आजम ग्राउंड था, जो बना सैफी का पहला मैदान। लेकिन एक मसला था, वो तो क्रिकेट का दीवाना था, लेकिन माँ बाप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा अपना वक्त क्रिकेट में ज़ाया करे। जी हाँ, आपके और मेरे वालिदैन की तरह सैफी के माँ बाप भी क्रिकेट को वक्त ज़ाया करना ही समझते थे। बल्कि वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कोशिश की कि सरफराज को इतना मसरूफ़ कर दें कि उसके पास खेलने का वक्त ही ना बचे। उन्होंने सरफराज को हिफ्ज़ कुरान के लिए मदरसे भेज दिया, यानी स्कूल भी और मदरसा भी। अब सरफराज के पास मगरिब से पहले का कोई घंटा डेढ़ ही बचता था और वो ये वक्त भी इस्तेमाल कर लेता था। वो मदरसे से सीधा ग्राउंड पहुंचता और शलवार कमीज़ में ही क्रिकेट खेलना शुरू। सैफी का एक ही ख्वाब था, फास्ट बॉलर बनना। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वाला हर बच्चा बस फास्ट बॉलर ही बनना चाहता है। ताबीर पाने के लिए वो मैदान में खूब जान मारता, कपड़े मट्टी में अट जाते तो अब्बा याद आ जाते। इस हाल में उन्होंने देख लिया तो क्या होगा। घर जाने से पहले कपड़ों को अच्छी तरह झाड़ता, साफ करता और नमाज के बाद घर पहुंचता। खैर, बड़े भाई शफीक अहमद की सपोर्ट के साथ सरफराज आगे बढ़ते रहे और एक वक्त आया कि कराची जोन 4 के अंडर 15 में सेलेक्ट हो गए। ये खबर अखबार में छपी तो वालिद शकील अहमद के कान खड़े हो गए और इससे पहले कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते, सरफराज और शफीक दादा को बीच में ले आए, जिन्होंने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की और ऑर्डर दिया, शकील मियाँ, अगर सैफी क्रिकेट खेलना चाहता है तो इसे रोकना मत। तो दादाजी जिंदाबाद। अब सरफराज अहमद के सामने मैदान खुला था। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में कोच आजम खान की निगरानी में वो आगे बढ़ता चला गया। फास्ट बॉलर बनने का ख्वाब तो कहीं पीछे ही रह गया। अब शौक था विकेट कीपिंग का।
बल्कि ये कह लें कि मोइन खान बनने का जुनून था। कराची तो वैसे भी शहरी विकेट कीपर्स का है। वसीम बारी से लेकर तस्लीम आरिफ और मोइन खान से राशिद लतीफ़ तक पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन विकेट कीपर्स कराची से ही आए। इसी लेगेसी को आगे ले जाना चाहते थे सरफराज अहमद। 2004 में उन्होंने पाकिस्तान अंडर 17 के लिए ट्रायल्स में हिस्सा लिया, लेकिन वो सेलेक्टर आमिर सोहेल को मुतासिर नहीं कर पाए। वालिद ने एक बार फिर समझाया, बेटा ये ख्वाब देखना छोड़ दो, पढ़ाई पर तवज्जो दो। लेकिन सरफराज ने हिम्मत नहीं हारी। वक्त के साथ क्रिकेट और बेहतर होती गई। कराची अंडर 19 तक आ गए। यहाँ सिर्फ 3 मैचेस में 250 रन बनाए और विकेटों के पीछे 15 शिकार भी किए। ये काफ़ी था। अब सरफराज अहमद पाकिस्तान अंडर 19 में थे, यानी अपनी पहली मंजिल पर पहुंच गए। सब कुछ ठीक लग रहा था, ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वालिद शकील अहमद बीमार पड़ गए और इससे पहले कि सरफराज अपना करियर शुरू करते, उनका इंतकाल हो गया। इसी साल 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप आया तो सरफराज पाकिस्तान के कप्तान थे। शकील साहब ये मंजर देखने के लिए दुनिया में नहीं थे, लेकिन सरफराज ने उनसे किया गया अपना वादा पूरा कर दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। – 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेला गया। पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन था और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ फाइनल तक पहुंचा, जहां मुकाबला पड़ गया किसी और से नहीं, इंडिया से। और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला चाहे किसी भी लेवल पर हो, एक प्रेशर गेम होता है। तो कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में सरफराज ने टॉस जीता और पहले खुद खेलने का फैसला किया। लेकिन ये क्या, पूरी टीम सिर्फ 110 पर ऑल आउट हो गई। लग रहा था मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और ये हुआ भी। लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया जो लोग समझ रहे थे, क्योंकि फाइनल हो, सरफराज हो और सामने इंडिया हो, तो पाकिस्तान हार नहीं सकता। कोलंबो में उस दिन जैसी पेस और स्विंग बॉलिंग देखी गई ना, बहुत कम नजर आई होगी। इंडिया ऑल आउट हो गया सिर्फ और सिर्फ 71 पर, और सरफराज वर्ल्ड कप जीत गया। हर तरफ उसी की कप्तानी के चर्चे थे। सरप्राइजिंगली एक बड़ा ही पैसिव दिखने वाला एक प्लेयर कैप्टनसी कर रहा है विकेट के पीछे से। जिस तरीके से वो अपने बॉलर्स को चला रहा था, दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव कि यार ये बड़ी अच्छी गेम अवेयरनेस रखने वाला प्लेयर है। तो पता चला कि वो कराची का है। कराची के क्रिकेटर्स की एक ये बड़ी खुसूसी जो एक वो होती है एट्रीब्यूट, गेम अवेयरनेस, टैक्टिकली स्ट्रांग होना, स्मार्ट होना, गेम चलाना, माइंड गेम्स खेलना, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्रिकेट पे भी बड़ा इम्पैक्ट होता है और ओवरऑल लाइफ में भी बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। एंड दिस इज वन ऑफ अ वेरी क्रूशल एट्रीब्यूट फॉर लीडरशिप रोल एट एनी लेवल। उसकी जो कैप्टनसी थी और जिस तरह उसकी फाइटिंग स्पिरिट नजर आई पूरी टीम को लड़वाने वाला, तो उस जमाने में हमें ये लगने लग गया था कि कोई ऐसा फ्यूचर का कैप्टन पाकिस्तान को मिलेगा जो कि लंबे अरसे तक पाकिस्तान की कैप्टनसी करेगा। लेकिन ये सिर्फ अंदाजा था, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और ही थी। फर्स्ट क्लास डेब्यू भी हो गया और सरफराज इंटरनेशनल स्टेज तक भी पहुंच गए, जहां सरफराज को असल हकीकत का सामना करना पड़ा पहली बार, और इन्हें लगा कि पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब टूट जाएगा। सरफराज अहमद ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला 2007 में इंडिया के खिलाफ, वो भी इंडिया में, बहुत खामोशी के साथ। उनकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन वो विकेटों के पीछे बहुत एक्टिव नजर आए और वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह के कैचेस भी लिए। Gone! Another one down! Oh, have they got him? They believe they have. Yes, they have. लेकिन इतना काफ़ी नहीं था उस वक्त, बल्कि आज भी पाकिस्तान समेत दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि विकेट कीपर एक मुकम्मल बैट्समैन हो। सरफराज अहमद को एक साल में 8 मैचेस दिए गए, 6 में तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई। जब मौका ही नहीं मिला तो परफॉर्मेंस का सवाल कैसा। लेकिन ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौन समझाता। सेलेक्टर्स घूम घाम कर एक ही ऑप्शन चूज करते, कामरान अकमल। इसमें कोई शक ही नहीं कि कामरान अकमल बैट्समैन जानदार थे, लेकिन एक मसला था। कामरान अकमल की क्योंकि बैटिंग बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फेयरलेस थी और अच्छी थी, और काफ़ी जगहों पे उन्होंने टेस्ट मैच जितवाए भी और बचाए भी, लेकिन उनकी कीपिंग के हवाले से हमेशा जो है ना शको शुबात थे या सवालात थे, और अहम मौक़ों पे कैच ड्रॉप करने का एक सिलसिला था। पर्सनली आई फील दैट ही कैन मेक बेस्ट 11 ऑफ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट, अगर वो विकेट कीपर ना हो तो भी। उससे बड़ा बैट्समैन, उस विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं आया। उसने बड़े मैचेस जिताए हैं। उसको रिप्लेस करना बतौर विकेट कीपर ये एक मुश्किल काम भी था, और इसकी वजह से सरफराज के शुरू के करियर के मेरे ख्याल से 3 से 4 साल उसको बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो पाकिस्तान कामरान को खिलाता रहा
बहाने बहाने से, या ये कह लें कि मजबूरन। और फिर वो हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट को ना चाहते हुए भी फैसला लेना पड़ा। दिल पर पत्थर रखकर कामरान अकमल को निकालना पड़ा। ये 2010 का सिडनी टेस्ट था। पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में था। ऑस्ट्रेलिया में एक तारीखी कामयाबी कदमों में पड़ी थी, लेकिन विकेटों के पीछे कामरान की भयानक परफॉर्मेंस ने सब कुछ उलट दिया। पाकिस्तान हार गया। अब ये अवामी प्रेशर था या कुछ और, सरफराज अहमद को खिलाना अब मजबूरी बन गया। और फिर वहीं पर यानी ऑस्ट्रेलिया में ही सैफी का टेस्ट डेब्यू करवाना पड़ा। जी हाँ, जहाँ कोई डेब्यू नहीं करना चाहता, जहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड्स का पित्ता पानी हो जाता था, वहाँ 22 साल के सरफराज को पहला टेस्ट खिलाया गया। शायद इसीलिए कि वो नाकाम हो जाए और हालात फिर वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे। ये मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जिसका करियर बर्बाद करना हो, जिसे टीम से बाहर रखना हो, इसे ऑस्ट्रेलिया में खिलाते हैं ताकि टीम हारे तो सबसे पहले वो कुर्बानी का बकरा बन जाए। होबार्ट में सरफराज ने सिर्फ 6 रन बनाए और फिर एक वनडे में भी इतना ही स्कोर किया। पाकिस्तान ये दोनों मैचेस हारा और सरफराज कंधे झुकाए पाकिस्तान वापस आ गए। टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर कर दिए गए। सरफराज तो फिर किसी खाते में ही नहीं थे, वो भी निकाल दिए गए। अब इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकेंगे। कोच आज़म खान ने मायूस देखा तो कहा, सैफी तुम एक दिन पाकिस्तान के कप्तान बनोगे। इस बात पे सरफराज सिर्फ हंस ही सकता था बस, क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान क्रिकेट को सरफराजी की नहीं कामरानी की ज़रूरत है। सिडनी की भयानक परफॉर्मेंस के बाद कामरान अकमल को कभी कोई टेस्ट नहीं मिला। लेकिन कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, टीम का ऐलान होता तो इसमें विकेट कीपर कामरान अकमल ही होते थे। जैसा कि वर्ल्ड कप 2011, जब कामरान वहां परफॉर्म नहीं कर पाए तो सरफराज के लिए दरवाजा खुलने लगा। लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा वो इन एंड आउट होते रहे, परफॉर्म भी किया। मसलन 2012 का एशिया कप फाइनल ही ले लें, पाकिस्तान के 177 पर 7 आउट थे। तब सरफराज ने 46 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली और आखिर में पाकिस्तान ये मैच सिर्फ 2 रन से जीत गया था। अगले 1.5-2 साल में सरफराज को कुछ और मैचेस भी दिए गए, लेकिन बड़ा टूर्नामेंट कोई नहीं। 2011 से 2014 तक 4 साल तक हर बड़ा टूर्नामेंट खेला कामरान अकमल ने। T20 वर्ल्ड कप 2012 के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ, विकेट कीपर कामरान अकमल। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में पाकिस्तान टीम में विकेट कीपर कामरान अकमल। और 2014 में फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर स्क्वाड में कामरान अकमल। और जब कामरान अकमल से तौबा कर ली गई तो विकेट कीपर बनाए गए अदनान अकमल। और तो और लिमिटेड ओवर्स में उमर अकमल से भी विकेट कीपिंग करवाई जाती। यानी पीसीबी की बुक में विकेट कीपर्स के लिए शर्त सिर्फ एक ही थी, कीपर के नाम के साथ अकमल होना चाहिए बस। जब सारे अकमल दुनिया से ख़त्म हो गए क्रिकेट की, उसके बाद सरफराज सीन में आया। ये जनवरी 2014 था। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में विकेट कीपर अदनान अकमल जख्मी हो गए। तब एक मर्तबा फिर बुलाया गया सरफराज अहमद को, जिन्होंने आते ही दुबई में 74 रन की इनिंग्स खेल डाली। फिर तीसरे टेस्ट में तो कमाल ही कर दिया। ये शारजा में होने वाला आखिरी टेस्ट था, जहां सीरीज बराबर करने के लिए पाकिस्तान का जीतना जरूरी था। लेकिन एक मसला था, 60 ओवर में 300 चेस करना है, चौथे इनिंग में इनफैक्ट। तो उसमें सरफराज 5वें नंबर पे आके हेरात को और दूसरे बॉलर्स को जो खेलते हैं और तकरीबन 48 रन बनाते हैं, वो क्विक मोर देन 100 के स्ट्राइक रेट से, और जो फाउंडेशन बनती है पाकिस्तान की जीत। वहाँ पे सरफराज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पे एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन भी सामने आता। सरफराज ने आके जो है ना वो मोमेंटम बनाया था और फिर मिसबा ने और अजहर अली ने उसको फिनिश किया था। पाकिस्तान ने यह मैच जीत लिया और सीरीज बराबर कर दी। फिर जून 2014 में श्रीलंका के टूर पर भी सरफराज ने अपनी बैटिंग का खूब जलवा दिखाया। 4 टेस्ट इनिंग्स में बनाए 55, 52, 103 और 55। और यही वो साल था जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 सेंचुरीज बनाई। सरफराज तो अब खुद को साबित कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा था। फर्जंदान अर्ज़ वतन का एक खुसूसी सलूक जो कराची के लिए होता है, उसकी वजह से आधी ज़िंदगी तो ये साबित करने में लग जाती है कि दैट ही बिलोंग्स टू द प्लेस। 2015 का वर्ल्ड कप आया, स्क्वाड में सरफराज अहमद का नाम शामिल था, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पाकिस्तान के मैचेस एक एक करके ख़त्म होते जा रहे थे, लेकिन सरफराज का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। सरफराज स्क्वाड में है, लेकिन एक इंटरिम विकेट कीपर हमने रखा हुआ होता है जो उसकी जगह कीपिंग कर रहा होता है। और वहाँ पे जब देखा जाता है तो कीपिंग के अंदर जो कोई कैच छोड़े, कोई रन आउट छोड़े, एक तमाशा मचा हुआ होता था। ऐसा लग रहा था कि ये टीम किसी और दुनिया से आई है, ये वर्ल्ड कप कभी खेली नहीं जैसे। और उसको खिलाने के लिए
इस हद तक प्रेशर डेवलप हुआ कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट नज़र आया ना, पहली दफ़ा वो सरफराज के लिए नज़र आया था 2015 के वर्ल्ड कप में। सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से सरफराज को इन्होंने एक मैच में खिलाना पड़ गया। जी हाँ, जब कोई रास्ता नहीं बचा, सरफराज को तब बुलाया गया, गिरती हुई दीवार को गिरने से रोकने के लिए। वर्ल्ड कप 2015 में पाकिस्तान वेस्टइंडीज और इंडिया से अपने पहले दोनों मैचेस हार गया, बुरी तरह। 4 मैचेस में सिर्फ 2 कामयाबियां थी, जब टकराव हुआ साउथ अफ्रीका से, एक डू और डाई मैच। ये सिचुएशन थी जिसमें सरफराज को टीम में बुलाया गया और कहा गया कि आप कल खेलेंगे, लेकिन एज एन ओपनर। क्यों ओपनर ही क्यों, ये बताने की शायद हमें ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। ये 6 मार्च 2015 था। कराची में मोइन खान का फ़ोन बजा, कॉल उठाई तो आवाज़ आई, मोइन भाई सरफराज बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। वक्कार यूनिस कल के मैच में मुझे ओपन करने का कह रहे हैं। आपको पता है मैं कभी इस पोजीशन पर बैटिंग नहीं करता, अगर फेल हुआ तो हमेशा के लिए टीम से बाहर हो जाऊंगा। शायद वो चाहते भी यही है, अब बताएं मैं क्या करूं। मोइन ने कहा, तुम ये सोचो कि अगर कल कामयाब हो गए तो क्या होगा, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। पॉजिटिव सोचो, वक्कार को बल्कि सबको भूल जाओ, आज सिर्फ अपनी कामयाबी का सोचो बस। अगले दिन पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना पड़ी और सरफराज ओपनर के तौर पर मैदान में आए और फिर उन्होंने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। 49 बॉल्स पर 49 रन बना दिए। अब पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज ही बदल चुकी थी। जब साउथ अफ्रीका 232 चेस करने के लिए आया तो भी हर तरफ सरफराज ही सरफराज था। उन्होंने विकेटों के पीछे 6 कैचेस लिए, जिनमें हाशिम आमला का ये कमाल कैच भी शामिल था। Oh, now then, is that carried? If it has, it's a brilliant catch. पाकिस्तान जीत गया, बल्कि नहीं, ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान सरफराज हो गया। वो यहाँ ऑकलैंड में भी मैन ऑफ द मैच बने और फिर एडिलेड में भी, जहाँ फिर ओपनर आए और आयरलैंड के खिलाफ बना दिए 101 रन, वो भी नॉट आउट। ये वर्ल्ड कप 2015 में किसी भी पाकिस्तानी की वाहिद सेंचुरी थी, बल्कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किसी भी पाकिस्तानी विकेट कीपर की पहली 100। ये तो पाकिस्तान की किस्मत खराब थी जो क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया से पड़ गया। जहां सरफराज नाकाम हुए, पाकिस्तान नाकाम हुआ और वर्ल्ड कप खत्म हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में नए दौर का आगाज हुआ और सरफराज अहमद बने टीम के वाइस कप्तान। ज्यादा दिन नहीं लगे, वो वहां भी पहुंच गए जिसके बारे में कोच आजम खान ने कहा था। जी हाँ, सरफराज अहमद कप्तान बन गए। 2016 T20 वर्ल्ड कप का साल था। पाकिस्तान के लिए तो ये टूर्नामेंट शुरू होते ही ख़त्म हो गया और इसके साथ ही शाहिद खान आफरीदी का दौर भी, एक एरा था जो अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगर आप शाहिद आफरीदी की पूरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा। खैर, अब नया ज़माना था, इस नए ज़माने में नया कप्तान कौन होगा। उसके बाद एक ये डिबेट शुरू हो गई थी कि अगला कप्तान कौन होगा। कुछ दिनों तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि कप्तानी किसको मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान टीम ने, पीसीबी ने ये फैसला किया कि अजहर अली को कप्तान बनाया जाए और मिसबा की रिकमेंडेशन भी अजहर अली के लिए थी। अजहर अली ने मेरे ख्याल से 2 साल या डेढ़ साल कप्तानी की पाकिस्तान टीम की और उस एरा में पाकिस्तान वॉज अबाउट टू बी नॉकड आउट ऑफ जो था ICC चैंपियंस ट्रॉफी। और यहाँ इतने नाजुक मौके पर कप्तान बनाया गया सरफराज अहमद को। यह ऐलान जैसे ही हुआ, सरफराज सबसे पहले आजम खान के घर गए मिठाई का डब्बा लेकर, क्योंकि वही थे जिन्होंने कहा था तुम एक दिन पाकिस्तान के कप्तान बनोगे। लेकिन ये खुशी से ज़्यादा परेशानी का मौका था, क्योंकि टीम पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा था और सामने इम्तिहान इतना ही बड़ा था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का साल था। चैंपियंस ट्रॉफी यानी क्रिकेट वर्ल्ड की चैंपियन टीमों का मुकाबला। इसका एक खास फॉर्मेट है। एक कट ऑफ डेट पर जो टीमें रैंकिंग में टॉप 8 पर होती हैं वो नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के लिए ये डेट थी 1 अक्टूबर 2015। इस डेट से पहले पाकिस्तान को श्रीलंका का एक टूर करना था, इस हाल में कि हम रैंकिंग में 9वें नंबर पर थे। सीरीज बहुत मज़ेदार रही। सरफराज ने तीसरे वनडे में 77 रन की इनिंग्स खेली और पाकिस्तान ये सीरीज 3-2 से जीत गया, 9वें से 8वें नंबर पर आ गया और फिर कट ऑफ डेट पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी कर लिया, आखिरी नंबर की टीम की हैसियत से। इस टूर्नामेंट में क्या हुआ, सरफराज अहमद किस तरह अरूज पर पहुंचे और कैसे जवाल का शिकार हुए, जवाल में बोर्ड, दूसरे खिलाड़ियों और ख़ुद सरफराज अहमद का कितना किरदार था, उन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले पार्ट में। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अगला पार्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए।